नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इतिहास चैप्टर 1 उपनिवेशवाद और देहात पर्पस उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एवं ताकतवर हस्ती क्यों था? उत्तर, ग्रामीण बंगाल में बहुत से इलाकों में जोतदार एवं ताकतवर हस्ती निम्नलिखित कारणों से था। नंबर 1, 18वीं शताब्दी के अंत में एक और जहां कई जमींदार आर्थिक दृष्टि से संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जोतदार धनी किसानों के रूप में अनेक गांवों में अपनी स्थिति मजबूत किए हुए थे। नंबर 2, 19वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों के आते आते इन जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े भूखंडों को प्राप्त कर लिया था। नंबर 3, यह जोतदार प्राय अपनी जमीन का बहुत बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जुतवाते थे। वह बटाईदार एक तरह से जोतदारों के अधीन होते थे तथा उपज के बाद कुल पैदावार का आधा भाग जोतदारों को दे देते थे। नंबर 4, कई गांवों में जोतदारों की ताकत जमींदारों की ताकत की तुलना में अधिक प्रभावशाली थी। यह जोतदार जमींदारों की तरह जमीनों से दूर शहरों में नहीं बल्कि गांव में रहते थे और इस तरह गांव के गरीब ग्रामीणों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधा नियंत्रण करते थे। नंबर 5, जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाने की कोशिश करने पर यह जोतदार उन जमींदारों का घोर विरोध करते थे तथा रैयत, काश्तकार या जमीन जोतने वाले जोतदारों के पक्ष में होते थे। रैयत जमींदारों का जमा लगान इन्हीं जोतदारों के इशारे पर देर से भुगतान करते थे। इस तरह जमींदारों की स्थिति खस्ता हो जाती थी। उनकी जमींदारियों की नीलामी होती थी तो जोतदार अपने धन और बटाईदारों के सहयोग से जमीनों को खरीद लेते थे। प्रश्न नंबर 2, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? उत्तर, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर निम्नलिखित ढंग से नियंत्रण बनाए रखते थे। नंबर 1, जमींदारों ने राजस्व की विशाल धन राशि न चुकाने की स्थिति में कंपनी राज से अपनी जमींदारियों को बचाने के लिए या संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए कई रणनीतियां बनाई। इन्हीं रणनीतियों में एक रणनीति फर्जी बिक्री की तकनीक थी। नंबर 2, फर्जी बिक्री एक ऐसी तरकीब थी जिसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। उदाहरण के लिए बर्दवान के राजा ने अपनी जमींदारी के कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्तियों को नहीं छीना जाएगा। नंबर 3, जमींदार ने नीलामी की प्रक्रिया को अपने एजेंटों के माध्यम से जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को कई बार जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ाई गई। जब भू संपदा पर कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंडे ने ही उसे खरीद लिया, फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई और एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराती जाती रही और अंततः राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। नंबर 4, जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। नंबर 5, जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारियों को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेता था तो उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी पुराने जमींदार अपने लठेतों की मदद से नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे और कभी कभी तो पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदार के लोगों को जमीन में घुसने ही नहीं देते थे। वह अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराने जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वह उसकी प्रजा है। जमींदारी की बिक्री से उसके तदात्म और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। नंबर 6, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए वे जमींदार 18वीं शताब्दी के अंत में दशक की तकलीफों को भूलने में सफल हो गए। उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधित नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। प्रश्न नंबर 3,
यहाँ लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रक्रिया दर्शाई? उत्तर, 18वीं शताब्दी में पहाड़ी लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। वह राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। यह जंगल की उपजे उपजे से अपना गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। यह जंगल के छोटे से छोटे हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें और ज्वार बाजरा पैदा करते थे। पहाड़ियों और अपना मूल आधार बनाकर पहाड़ी लोग वहां रहते थे। वह अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और मैदानी लोगों अन्य जातियों से लड़ाई होने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़ी लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहां एक स्थान पर बस कर किसान अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ी द्वारा यह आक्रमण अधिकतर अपने आप को विशेष रूप से अकाल या अभाव के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ साथ यह मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को एक अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति पद करने हेतु उन्हें कुछ पद कर दिया करते थे। जब ऐसा पद कर पहाड़ी मुखियाओं की मिल जाता था तो वह व्यापारी की रक्षा करते थे और यह भी आश्वस्त करते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ लेन देन की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिति खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। ज्यों-ज्यों स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों और चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों और स्थायी खेतिहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर आक्रमण करने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। 1770 के दशक में शांति स्थापना की कोशिश की गई, जिसके अनुसार पहाड़ी मुखियाओं को अंग्रेजों द्वारा एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी। ज़्यादातर मुखियाओं ने भत्ता लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने इसे स्वीकार किया। इसमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वेतनिक मुखिया माना जाने लगा। प्रश्न नंबर 4, स्थालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? उत्तर, स्थालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह निम्नलिखित कारणों से किया। नंबर 1, स्थाल अपनी खाना बंदोबस जिंदगी को छोड़ जंगलों के अंदरूनी हिस्सों में एक जगह बस गए और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु स्थालों ने जल्दी ही समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती शुरू की थी वह उनके हाथों से निकली जा रही है, क्योंकि स्थालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार लोग ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की स्थिति में जमीन पर ही कब्जा कर रहे थे। जमींदार लोग भी दामिन ए को के इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। नंबर 2, 1850 के दशक तक स्थल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक ऐसे आदर्श संसार का निर्माण करना बहुत जरूरी है जहां उनका अपना शासन हो। अतः जमींदारों, साहूकारों तथा औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया। 1855-56 के स्थल विद्रोह के बाद स्थल परंपरा का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूम जिले से लिया गया। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने स्थलों के असंतोष को शांत करने के लिए एक नया परगना बनाया और कुछ विशेष तरह के कानून लागू करके उन्हें संतुष्ट करने की
असफल कोशिश की। अपने एक अधिकारी बुकानन को उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए विस्तृत आदिवासी क्षेत्र का सर्वे करने का कार्य सौंपा। कंपनी मूलतः एक मुनाफा कमाने वाली आर्थिक इकाई थी। जब कंपनी ने अपनी शांति शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया तो वह उन प्राकृतिक संसाधन नौ की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। फलत उसने अपने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए भूवैज्ञानिकों, भूगोलवेताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। नंबर 4, अंग्रेज अधिकारियों ने स्थलों के नियंत्रित प्रदेशों और भूभागों में मूल्यांकन पत्थरों और खनिजों को खोजने की कोशिश की। उन्होंने लो खनिज, अभ्रक, ग्रेनाइट और सॉल्टपीटर से संबंधित सभी स्थानों की जानकारी प्राप्त कर ली। यही नहीं, उन्होंने बड़ी चालाकी से साथ नमक बनाने और लोहा निकालने की स्थलों और स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। इन सबसे स्थल बहुत चिढ़ गए। नंबर 5, अंग्रेज कम से कम समय में कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों, वन उत्पादों आदि का दोहन करना चाहते थे। कुछ अंग्रेज स्थलों की जीवन शैली की कटु आलोचना करते थे। वे यह पर्यावरण संरक्षण की चिंता न करके वनों को काटकर कृषि विस्तार के समर्थक थे। ऐसा करने से स्थलों को मिलने वाले स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, शिकार स्थलों, चारागाहों, वन में रह रहे पशुओं और जीव जंतुओं तथा उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इन सबके कारण स्थलों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किए। प्रश्न नंबर 5, वक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति ऋण क्यों थे? उत्तर, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति निम्नलिखित कारणों से ऋण थे। नंबर 1, दक्कन में एक और ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। कंपनी उपज का लगभग 50% रैयत से लेती थी। रैयत उस हालत में नहीं थे कि इन बड़ी मांग को पूरा कर सके। नंबर 2, 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय और भी गिरावट आई। इस दौरान 1832 से 1834 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या की काल का ग्रास बन गई और जो बचे उसके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी। ऐसे समय किसान ऋणदाता से पैसा उधार लेकर राजस्व चुकाने लगे, लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गई और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। नंबर 3, महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना व्यवसाय बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने का बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। एक और तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशकों में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इस नए बंदोबस्त की मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। नंबर 4, ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया। वह इस बात के लिए ही खुद नहीं थे कि वह ऋण के गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे थे तथा वह अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर थे, बल्कि वह इस बात से ज़्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनशील हो गया कि वह उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ि रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न नंबर 6, इस
मरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गईं? उत्तर, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्न कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भू राजस्व वसूली की एक नई पद्धति प्रचलित की, जिसे स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। इन बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक लगान स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। जमींदार द्वारा लगान की निर्धारित धनराशि का भुगतान न किए जाने पर सरकार उनकी भूमि का कुछ भाग बेचकर लगान की वसूली कर सकती थी। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां नीलाम कर दी जाने लगी। इसके अनेक कारण थे। नंबर 1, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारंभिक राजस्व मांगें अत्यधिक ऊंची थी। स्थायी अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत राज्य की राजस्व मांग का निर्धारण स्थायी रूप से किया गया था। इसका तात्पर्य था कि आगामी समय में कृषि में विस्तार तथा मूल्यों में होने वाली वृद्धि का कोई अतिरिक्त लाभ कंपनी को नहीं मिलने वाला था। अतः इस प्रत्याशित हानि को कम से कम करने के लिए कंपनी राजस्व की मांग को ऊंचे स्तर पर रखना चाहती थी। ब्रिटिश अधिकारियों का विचार था कि कृषि उत्पादन एवं मूल्यों में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप जमींदारों पर धीरे धीरे राजस्व की मांग का बोझ कम होता जाएगा और इन्हें राजस्व भुगतान में कठिनता का सामना नहीं करना पड़ेगा, किंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप जमींदारों के लिए राजस्व राशि का भुगतान करना कठिन हो गया। नंबर 2, उल्लेखनीय है कि भू राजस्व की ऊंची मांग का निर्धारण 1790 के दशक में किया गया था। इस काल में कृषि उत्पादों में के मूल्य कम थे, जिसके परिणाम स्वरूप रैयत किसानों के लिए जमींदारों को उनकी देय राशि का भुगतान करना कठिन था। इस प्रकार जमींदार किसान से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाता था और कंपनी को अपनी निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता था। नंबर 3, राजस्व की मांग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। उत्पादन अधिक हो गया, बहुत कम राजस्व का भुगतान ठीक समय पर करना होता था। इस संबंध में सूर्यास्त कानून का अनुसरण किया जाता था। इसका तात्पर्य था यदि निश्चित तिथि को सूर्य छिपने तक भुगतान नहीं किया जाता था तो जमींदारियों को नीलाम किया जा सकता था। नंबर 4, इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों के अनेक विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। उनकी सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, उसके सीमा शुल्क वसूल करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। उन्हें उनकी स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति से भी वंचित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अब जमींदार शक्ति प्रयोग द्वारा राजस्व वसूली नहीं कर सकते थे। नंबर 5, राजस्व वसूली के समय जमींदार का अधिकारी, जिन्हें सामान्य रूप से अमिला कहा जाता था, ग्राम में राजा था। कभी कम मूल्यों और फसल अच्छी न होने के कारण किसान अपने राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ हो जाते थे, तो कभी रैयत जानबूझकर ठीक समय पर राजस्व का भुगतान नहीं करते थे। इस प्रकार जमींदार ठीक समय पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पाता था और उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। नंबर 6, कई बार जमींदार जानबूझकर राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे। भूमि के नीलाम किए जाने पर उसके अपने एजेंट कम से कम बोली लगाकर उसे अपनी जमींदार के लिए प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार जमींदार को राजस्व के रूप में पहले की अपेक्षा कहीं कम धनराशि का भुगतान करना पड़ता था। प्रश्न नंबर 7, पहाड़ी लोगों की आजीविका स्थलों की आजीविका से किस रूप से भिन्न थी? उत्तर, पहाड़ी लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। स्थलों को ब्रिटिश अधिकारियों ने जमीनें देकर राजमहल को तलहटी में बसने के लिए तैयार किया था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश अधिकारियों की नीति कृषि भूमि का विस्तार करके कंपनी के राजस्व में वृद्धि करने की थी। इसके लिए उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़ी लोगों को एक स्थान पर रहकर स्थायी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया था, किंतु पहाड़ी लोग जंगलों को काटकर स्थायी कृषि करने के लिए तैयार नहीं हुए। अतः ब्रिटिश अधिकारियों ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थलों को कहा बसा दिया। पहाड़ी लोगों की आजीविका स्थलों की आजीविका से कई रूपों में भिन्न थी। नंबर 1, पहाड़ी लोग झूम खेती करते थे और जंगल के उत्पादों से अपना
जीविकोपार्जन करते थे। जंगल के छोटे से भाग में पहाड़ियों को काटकर तथा घास फूस को जलाकर वह जमीन साफ कर लेते थे। राख और पोटाश से जमीन पर्याप्त उपजाऊ बन जाती थी। पहाड़ी लोग उस जमीन पर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें और ज्वार बाजरा उगाते थे। इस प्रकार वह अपनी आजीविका के लिए जंगलों की चारागाहों पर निर्भर थे, किंतु स्थायी खेती करते थे। उन्होंने अपने परिश्रम से अपने कृषि क्षेत्र की सीमाओं में पर्याप्त वृद्धि करके इसे एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में बदल दिया था। नंबर 2, पहाड़ी लोगों की खेती मुख्य रूप से कुदाल पर आश्रित थी। यह कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे और कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते रहते थे। तत्पश्चात वह उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ देते थे और नए क्षेत्र में जमीन तैयार करके खेती करते थे। कुछ समय के बाद परती छोड़ी गई जमीन अपनी खोई हुई उर्वरता को प्राप्त करके पुनः खेती योग्य बन जाती थी। स्थल हल से खेती करते थे। यह नई जमीन साफ करने में अत्यधिक कुशल थे। अपने परिश्रम से उन्होंने चट्टानी भूमि को भी अत्यधिक उपजाऊ बना दिया था। नंबर 3, कृषि के अतिरिक्त जंगल के उत्पाद भी पहाड़ी या लोगों की आजीविका के साधन थे। जंगल के फल फूल उनके भोजन के महत्वपूर्ण अंग थे। वह खाने के लिए महुआ के फूल एकत्र करते थे। वह काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां एकत्र करते थे। रेशम के कोया रेशम के कीड़े का घर या घोंसला एक क्रॉल इकट्ठी करके बेचते थे। पेड़ों के नीचे उगने वाले छोटे छोटे पौधे अपना प्रति जमीन पर उगने वाले घास फूस उनसे उनके पशुओं के चारे के काम आती थी। इस प्रकार शिकार करना, झूम खेती करना, खाद्य संग्रह, काठ कोयला बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि पहाड़िया लोगों के मुख्य व्यवसाय थे। खानाबंदोश जीवन को छोड़कर एक स्थान पर बस जाने के कारण स्थल स्थायी खेती करने लगे थे। वह रूढ़िवादी तंबाकू और सरसों जैसी वाणिज्य फसलों को उगाने लगे थे। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी और वह व्यापारियों एवं साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे। नंबर 4, अपने व्यवसायों के कारण उनका जीवन जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। वह सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे और प्राकृतिक की गोद में निवास करते थे। वह इमली के पेड़ों के झुरमुटों में अपनी झोपड़ियां बनाते थे और आम के पेड़ों की ठंडी छांव में आराम करते थे। संपूर्ण क्षेत्र की भूमि को वह अपनी निजी भूमि समझते थे। यह भूमि ही उनकी पहचान तथा जीवन का प्रमुख आधार थी। पहाड़ी लोग समूह में इकट्ठित समूहों में संगठित थे। प्रत्येक समूह का एक मुखिया होता था। उनका प्रमुख कार्य अपने समूह में एकता बनाए रखना था। मुखिया अपने अपने समूह के पारंपरिक झगड़ों का निपटारा करके उनमें शांति बनाए रखते थे। वे अन्य जनजातियों अथवा मैदानी लोगों के साथ संघर्ष की स्थिति में अपनी जनजाति का नेतृत्व भी करते थे। स्थल एक क्षेत्र विशेष में रहते थे। 1832 ईस्वी तक एक विशाल भूक्षेत्र का सीमांकन दामीन ए कोह अथवा स्थल परगना के रूप में कर दिया गया था। इस क्षेत्र को स्थल भूमि घोषित कर दिया गया और इसके चारों तरफ खंभे लगाकर उनकी परिसीमा का निर्धारण कर दिया गया। नंबर 5, पहाड़िया लोग उस मैदानी भागों पर बार बार आक्रमण करते रहते थे जहां किसानों द्वारा किस स्थान पर बसकर स्थायी खेती की जाती थी। इस प्रकार के आक्रमण प्राय अभाव अथवा अकाल के वर्षों में खाद्य सामग्री को लूटने, शक्ति का प्रदर्शन करने अथवा बाहरी लोगों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए किए जाते थे। इस प्रकार मैदानों में रहने वाले लोग प्राय पहाड़ी लोगों के आक्रमणों से भयभीत रहते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदार पहाड़ी लोगों के आक्रमणों से बचने के लिए पहाड़ी मुखियाओं को नियंत्रित रूप से खीराज का भुगतान करते थे। व्यापारियों को भी पहाड़िया लोगों द्वारा नियंत्रित मार्गों का प्रयोग करने के लिए पथकर का भुगतान करना पड़ता था। किंतु स्थल लोगों के जमींदारों और व्यापारियों के साथ संबंध प्राय
मैत्रीपूर्ण होते थे। वे व्यापारियों एवं साहूकारों के साथ लेन देन भी करते थे। प्रश्न नंबर 8, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, जब 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में काफ़ी गिरावट आई। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ऐसे में ब्रिटिश के सूती वस्त्रों के निर्माण काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और अमेरिका जैसी बढ़िया कपास न तो भारत में और न ही मिस्र में पैदा होती थी। अमेरिका गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को निम्न तरीके से प्रभावित किया। नंबर 1, ब्रिटेन के सूती वस्त्र निर्माता अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए काफ़ी समय से कपास आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत की खोज कर रहे थे। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती हेतु उपयुक्त थी। यह श्रम भी सस्ता था। नंबर 2, 1861 ईस्वी में अमेरिका गृह युद्ध आरंभ हो जाने की वजह से ब्रिटेन ने भारत को अधिकाधिक कपास निर्यात का संदेश भेजा। फलतः बम्बई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहित देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बम्बई के कपास निर्याताओं ने ब्रिटिश की मांग को पूरा करने के लिए शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी, ताकि वह भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को उन्होंने उपज उपलब्ध कराने का वचन दिया था, अधिक से अधिक मात्रा में राशि उधार दे सके। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियां की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त रहता है। नंबर 3, उपयुक्त बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। दक्कन के गांवों के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें प्रति एकड़ 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार भी लंबे समय तक ऋण देने के लिए एकदम तैयार हो गए। नंबर 4, जब तक अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तब तक बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। नंबर 5, इस तेजी में भी सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। नंबर 6, जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 के बॉम्बे गजट के संपादक ने लिखा, 10 राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करने अलायंस को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है। नंबर 7, लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहाँ कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन में भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। नंबर 8, महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधि ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में गिरावट आ रही है, इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवसाय बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋण को वापस मांगने का निर्णय लिया। इन परिस्थितियों में किसानों की दशा अत्यधिक दयनीय हो गई। नंबर 9, किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्याएं आती हैं? उत्तर, यह सत्य है कि इतिहास को पुनर्निर्माण में सरकारी स्रोतों जैसे राजस्व अभिलेखों, सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्टों का, पत्रिकाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों का उपयोग करते समय लेखक को निम्नलिखित समस्याओं
का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, सरकारी स्रोतों वास्तविक स्थिति को निष्पक्ष वर्णन नहीं करते, अतः उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणों को पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता। नंबर 2, सरकारी स्रोत विभिन्न घटनाओं से संबंध में किसी न किसी रूप में सरकारी दृष्टिकोण एवं अभिप्रायों के पक्षधर होते हैं। वह विभिन्न घटनाओं का वितरण सरकारी दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत करते हैं। नंबर 3, सरकारी स्रोतों की सहानुभूति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति ही होती है। वह किसी न किसी रूप में पीड़ितों के स्थान पर सरकार के ही हितों के समर्थक होते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग की नियुक्ति विशेष रूप से यह पता लगाने के लिए की गई थी कि सरकारी राजस्व की मांग का विद्रोह के प्रारंभ में क्या योगदान था, अथवा क्या किसान राजस्व की ऊंची दर के कारण विद्रोह के लिए उतारू हो गए थे। आयोग ने संपूर्ण जांच पड़ताल करने के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें विद्रोह का प्रमुख कारण ऋणदाताओं अथवा साहूकारों को बताया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि सरकारी मांग किसानों की उत्तेजना अथवा क्रोध का कारण बिल्कुल नहीं थी, किंतु आयोग इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए यह भूल गया कि अधिक किसान साहूकारों की शरण में जाते क्यों थे। वास्तव में सरकार द्वारा निर्धारित भू राजस्व की दर इतनी अधिक थी तथा वसूली करने के तरीके इतने कठोर थे कि किसान को व्यवस्था पूर्वक साहूकार की शरण में जाना ही पड़ता था। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि औपनिवेशिक सरकार जनता में व्यक्त असंतोष अथवा रोष के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानने के लिए तैयार नहीं थी। अतः किसान इतिहास लेखन में सरकारी स्रोतों का उपयोग करते हुए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए नंबर 1, सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन अत्यधिक सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। नंबर 2, सरकारी रिपोर्टों से उपलब्ध साक्ष्य का मिलान समाचार पत्रों, गैर सरकारी विवरणों, वैदिक अभिलेखों आदि में उपलब्ध साक्ष्यों से करने के बाद ही किसान किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मानचित्र कार्य। प्रश्न नंबर 10, उपमहाद्वीपीय के बाह्यरेखा मानचित्र खाके में इस अध्याय में वर्णित क्षेत्रों और अंकित किसी यह भी पता लगाइए कि क्या ऐसे भी कोई इलाके थे जहां इस्तमरारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ऐसे इलाकों को मानचित्र में भी अंकित कीजिए। उत्तर। संकेत। अध्याय में वर्णित क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित मद्रास, प्रेसिडेंसी, सूरत, बम्बई, प्रेसिडेंसी मद्रास के कुछ इलाके, उत्तर पूर्वी भारत में पड़ने वाली पहाड़ियाँ और स्थल लोगों के स्थान। इस्तमरारी बंदोबस्त मुख्यतः बंगाल में शुरू किया गया। रैयतवाड़ी दक्षिण भारत, मद्रास और महाराष्ट्र में शुरू किया गया। उपयुक्त संकेत के आधार पर स्वयं करें। परियोजना कार्य। प्रश्न नंबर 11, फ्रांसिस बुकानन ने पूर्वी भारत के अनेक जिलों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उनमें से एक रिपोर्ट पढ़िए और इस अध्याय में चर्चित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस रिपोर्ट में ग्रामीण समाज के बारे में उपलब्ध जानकारी को संकलित कीजिए। यह भी बताइए कि इतिहासकार लोग ऐसी रिपोर्टों का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। उत्तर स्वयं करें। प्रश्न नंबर 12, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के ग्रामीण समुदाय के वृद्धजनों से चर्चा कीजिए और उन खेतों में जाइए जिन्हें वे अब जोतते हैं। यह पता लगाइए कि वह क्या पैदा करते हैं, वह अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं, उनके माता पिता क्या करते हैं, उनके बेटे बेटियां अब क्या करती हैं, पिछले 75 सालों में उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए थे। अपने निष्कर्षों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। उत्तर स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।